मैंने एक वीडियो से बनाया तो मुझे यूट्यूब पे एक लड़की का मैसेज आया कि वो पाकिस्तान से थी, भोपाल में बैठ के कुछ कंटेंट बना रहे हो और उसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, पाकिस्तान में। ये सोशल मीडिया पे अब हजारों लाखों की संख्या में क्रिएटर्स हैं, बिल्कुल करोड़ों की संख्या में कंटेंट अपलोड हो बिल्कुल रहा है, लेकिन बिल्कुल। सारी चीजें नहीं चल रही, सारी चीजें वायरल नहीं होती। या तो आप हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि वायरल हो गए पर मतलब इतना तेज डाला, कुछ इतने भरोसे से कुछ वीडियो डाला कि भाई ये तो चलेगा। दूसरा सिंगल डबल माइकल बेवन वाला गेम, जैसे आपकी एक वीडियो है, आप वायरल होगी तो आप उसको कंटिन्यू के बाद मैनेज करना, वायरलिटी को, पॉपुलैरिटी को जी। कंटिन्यू कैसे रखें। अभी आपने देखा होगा कि आईपीएल में एक लड़की थी, वो ऐसा हाथ वाथ ऐसा कर रही थी तो वो चल गया, बहुत आई एम हैप्पी फॉर हर, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उनके 3 लाख फॉलोअर हो गए या जितने उसके बाद हो गए, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। नहीं भूलेंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि वो तो एक, वो क्या हम उसको कंटेंट मान सकते हैं, अगली बार वो मैडम क्या करेगी। इंडिया में भी किस टाइप का कंटेंट ज्यादा लोग बना रहे हैं, पसंद देखना भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी तो देखिए क्रिंज तो बहुत बनता है। रील्स ने लोगों को डेस्परेट नहीं बनाया, डेस्परेशन था तो रील्स ने उसको कहा कि ये डेस्परेशन आई कैन प्रोबेबली यूटिलाइज। जैसे शॉर्ट कंटेंट देख के थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आ जाता कि नहीं ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जी। तो इस जगह पे मोटिवेशन जरूरी होता है कि डिसिप्लिन जरूरी होता है। मतलब मोटिवेशन एक बार आपने सुन लिया तो जीवन भर नहीं रहेगा। हाँ। तो बोला इट इज लाइक बाथिंग, इन्वेस्टमेंट हर आदमी को करना चाहिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता कि भैया शेयर कैसे खरीदते हैं बेचते हैं, आप म्यूचुअल फंड, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, है ना, पीवीआर का पॉपकॉर्न मत खाइए, पीवीआर का शेयर खरीद लीजिए। जो कहते हैं ना, पुराने जमाने में कहते थे महिलाओं के बहुत अधिकार छीने जाते हैं शादी के बाद। उस एक बार फादर तो शायद जाने दे दें, नहीं हस्बैंड भी हो सकते हैं, बट परसेंटेज शादी के बाद आपके पहनावे में क्या अंतर आएगा, मुझे नहीं लगता। लड़की का तो पहनावा बदल जाता है। जनरल बात करें, अगर आपकी बात नहीं करें तो सोशल मीडिया पे काम बंदा कैसे कमा सकता है? पॉडकास्ट वगैरह के भी लेते क्या? मैंने तो आपसे कितने लिए बताओ। सर अगर इंस्टा रील्स की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा प्रमोशन किए जाते हैं, सट्टा है, बैटिंग एप्स किए जाते हैं। जी। आपको कभी आए, आप इन प्रमोशंस को कैसे? बाकी कोई अच्छा दे दे कुछ लंबा चौड़ा 7-8 फिगर का तो सोचेंगे। सर जैसे बात होती है कि लोगों ने पढ़ना कम कर दिया जी, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, अगर आपका एल्गोरिदम लेख से जुड़ा है, किताबों से जुड़ा है, तो ऐसा लगता नहीं, ऐसा नहीं है, कम नहीं हुआ, काफी लोग पढ़ते हैं, काफी युवा किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं। बाकी चीज देखिए, एक परसेंटेज ही पढ़ता है किताबों को। एक एग्जाम्पल के तौर पर गुनाहों को देखता कि अगर आपने बुक सुनी है धर्मवीर भारती जी की, उसकी रील्स फीड में हमारी इतनी ज्यादा आई, मतलब वो फैशन है कि हमने गुनाहों का देखता पड़ी। एआई मेरे बर्तन धो दे, कपड़े धो दे, ताकि मैं क्रिएटिविटी पे ज्यादा ध्यान दूं। क्रिएटिविटी का काम भी आप एआई से करवा लेंगे, तो मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जमाना है। आज हमारे पेप्टिक पॉडकास्ट में एक ऐसे ही मेहमान हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं, जिनका नाम प्रभात पोद्दार है, जिन्हें लोग भोपाल में भोपाल वर्ड्स स्मिथ के नाम से भी जानते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका पेप्टिक पॉडकास्ट पर। थैंक यू सर। अगर आपकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, आपके जीवन के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने पढ़ा सुना जी कि पहले आप बैंक में थे, बैंक में एसबीआई बैंक में नौकरी करते थे जी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि बैंक की नौकरी छोड़ छाड़ कर आप सोशल मीडिया को पूरी तरह से आपने अपना लिया? बैंक में मैंने 7.25 साल नौकरी की है करीबन जी। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में करी, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करी। अच्छा। और मैं क्रेडिट में था, लोन डिपार्टमेंट में, और 750 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो था। प्रेशर बहुत था एक्चुअली उसमें, तो वो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और मेरा मन खराब होता जा रहा था। और वो जब बैंकिंग शुरू की थी तो भी ये तो मन में था कि रिटायर यहाँ से नहीं होना है। तो फिर वो मतलब सही वक्त था, एक मतलब बदतमीज बॉस था, तो वजह अच्छी मिल गई छोड़ने की। अच्छा। तो उस टाइम छोड़ दिया। फिर उसके बाद सीधे सोशल मीडिया पर कैसे आया? सोशल मीडिया एकदम से नहीं है, उसके बीच में बहुत सारे पड़ाव रहे। फिर मैंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चालू करी। अच्छा। उसमें पूरा पैसा डुबो दिया 1-1.5 साल में, 30-35 लाख करीबन मैंने डुबो दिया था। तो मेरा ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड सब बराबर हो गया। 30-35 लाख? 30-35 लाख, मतलब पूरा जितना कमाया था, उस सेविंग्स थी। अच्छा। थोड़ा मतलब बैंक का ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड सब बढ़िया निपटाया था उसमें अपन ने, कुछ पुरानी सेविंग सब। तो उसके बाद बड़ा डिप्रेशन सा फील हुआ जीवन में,
क्योंकि ऑब्वियसली बात होगी ना, सरकारी नौकरी आपने छोड़ दी है, उसके बाद आपने पैसा भी डुबो दिया है। फिर थोड़ा सा फिर पढ़ाना शुरू किया मैंने। तो उस दौरान एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की किताब मैंने उस टाइम सेल्फ पब्लिश करी। अच्छा। फिर कोरोना टाइम पे फिर अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, फिर एक अपनी कोचिंग चालू करके बंद करी। अच्छा। हाँ, फिर तब तक कोचिंग छोड़ दी, कोचिंग अपनी खुद की चालू की, बंद हो गई। फिर एक स्टार्टअप के लिए काम किया, एक कंटेंट क्रिएशन वगैरह में। और उस दौरान फिर हमने 30 शॉर्ट फिल्म्स बनाई करीबन, मैंने और मेरे फ्रेंड ने, और डिजिटल का थोड़ा बहुत काम किस किया। टॉपिक पे? अरे हमारी तो अलग अलग थी, जैसे एक हमारी शॉर्ट स्टोरी थी, उसी में एक मर्डर मिस्ट्री थी, अच्छा। उस पे बनाई, सामाजिक पे बनाई। भोपाल में स्वच्छ भारत अभियान का 1 मिनट का शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट था, उसमें नंबर 1 जीते। हाँ, इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस ने करवाया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, उसमें हमने फर्स्ट प्राइज जीता। मतलब हम लोगों ने जीती फिल्में, सामाजिक भी थी और मतलब हंसी मजाक सब सब बनाई। और उस दौरान फिर सोशल मीडिया तब चालू किया। अच्छा। तो उस टाइम क्या था कि फिर पढ़ाते भी थे, मतलब उस टाइम जब चालू किया था थोड़ा पढ़ाते थे, तो ऐसा लगता था कहानियां हैं कहीं पे एकत्रित करके रख ली जाए, क्योंकि पढ़ाने में बड़ी काम आती हैं बच्चों को। तो उसके हिसाब से शुरू किया था। फिर मतलब तो एकदम से बैंक किया, एकदम से सोशल मीडिया नहीं था, बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे किस उसमें। टाइप का आप कंटेंट बनाते थे किसमें? सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया में जैसे अपने यूट्यूब है, तो उसमें फाइनेंस है, इकोनॉमी है, नॉट अ लॉन्ग स्टोरी के नाम से अपना चैनल है। मेरी बुक का नाम भी वही नॉट अ लॉन्ग स्टोरी है, तो उसी के नाम से फिर मेरा चैनल है। इंस्टाग्राम पे जैसे मेरे 6 पेज हैं। हाँ, तो एक पे वर्ड स्मिथ, जो आपने बताया भोपाल वर्ड स्मिथ, उसमें लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि जैसे हम लोग लैंग्वेज पढ़ाते हैं बच्चों को तो बड़ी डल टाइप से पढ़ाते हैं। तो अब जैसे आप कोई फिल्म देखिए, अब कोई अंग्रेजी फिल्म आप देखिए, जैसे जेरी मैगवायर करके बड़ी फेमस फिल्म है टॉम क्रूज की, उसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, आई आई हैड यू एट हेलो, यू हैड मी एट हेलो। अब वो आपको रेफरेंस, फिल्म देखिए तो रेफरेंस समझ में आएगा, लेकिन नॉर्मली तो नहीं आएगा। अब वो फिल्म का कॉन्टेक्स्ट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो मुझे लगा कि मैं लोगों को बताऊं, क्योंकि अब होता क्या है कि आप कहीं बैठे हैं और कोई वो डायलॉग दे देगा, जैसे गॉडफादर का फेमस डायलॉग है, अच्छा मैंने आपसे कहा कितने आदमी थे, तो आपको रेफरेंस समझ में आएगी नहीं जी। पूरा रेफरेंस शोले का डायलॉग है, एवरीथिंग लोग यूज भी करते हैं आम जिंदगी में। अब कोई यहाँ पे अंग्रेज बैठा है, उसके सामने कहूँ कितने आदमी थे, तो वो कहेगा क्या पूछ रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो वहां से फिर मैंने इंग्लिश के वीडियोस बनाने चालू किए। फिर कुछ लगा कि दुनिया में डिप्रेशन बहुत है, तो क्या डिप्रेशन के खिलाफ लड़ने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव कंटेंट होना चाहिए। जो कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, वो थोड़ा मुझे हाइपर लगता है, रियलिस्टिक उतना नहीं लगता। तो फिर वहां चालू किया, फिर फिल्मों पे चालू किया, किताबों पे, बिजनेस, फाइनेंस, तो जो जो अपने को मजा आती है जिन चीजों पे, वो सारी चीज पे मैंने फिर कंटेंट बनाया। किस टाइप का कंटेंट आपका ज्यादा देखा जाता है? अभी जैसे 2 चैनल अच्छे चलते हैं मेरे, एक भोपाल वर्ड स्मिथ जो लैंग्वेज वाला है, उसमें क्या एक दिन कोट डाल दिया मैंने कोई, तो कोट गलती से चल गया, तो मुझे समझ में आया लोगों को कोटेशंस चाहिए, तो मैं ढूंढ ढूंढ के कोटेशंस डालता रहता हूँ। और प्रभात डॉट भोपाल जो मेरा सबसे पहला चैनल है, उसमें थोड़ा बिजनेस के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर और मेंटल हेल्थ, क्रिएटिविटी, वो उस पे, तो ये 2 चैनल्स सबसे अच्छे चलते हैं। आप कोचिंग का भी जिक्र किया आपने, कोचिंग पढ़ाते, कोचिंग कौन सी कोचिंग? मैं महिंद्राज में पढ़ाता था, महिंद्राज एजुकेशन अगर आपने सुना हो। तो बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन में पढ़ाता था। अभी एक एमबीए कॉलेज है, उसमें गेस्ट फैकल्टी हूँ। महिंद्रा तो छोड़ दिया, अभी एमबीए में पढ़ा रहा हूँ, मतलब एज अ गेस्ट फैकल्टी। सोशल मीडिया यूज करने के बाद कब आपको मालूम हुआ कि आप लोग पहचानने लगे भोपाल में, लोकल में? टाइम लगा थोड़ा सा एक्चुअली, मतलब मुझे बड़ा, देखिए 25-1 हजार फॉलोअर हो गया था जी। तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि अब शायद लोग पहचानेंगे, लेकिन नहीं पहचाना था उन्होंने। अच्छा। वंस इन अ वाइल कोई मिल जाता था। फिर समझ में आया कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेट्रोज में ज्यादा है, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, कोलकाता, मुंबई, मतलब यहाँ की जो वो देता है ना डेटा, तो समझ में आया कि अच्छा मतलब लोग हैं, लेकिन वो भोपाल के थोड़े से कम है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ हुई, तो फिर थोड़े पहचानने वाले बढ़ गए अब। लेकिन हाँ, उतना नहीं है कि आप बाहर जाओ तो हर बार कोई मिल ही जाएगा, जरूरी नहीं, लेकिन मिल जाते हैं कभी कभी। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया की क्या पावर है आपके, किस टाइप के सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, मतलब एक जीता जागता एग्जांपल है? मैं इसको मानता हूँ सर कि सोशल मीडिया इज अ सॉफ्ट पावर,
इसको आप देखें, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जी। मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया बहुत टाइम पहले, वो तब इंस्टाग्राम अपना चला नहीं था। वो था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी कंपनियां मुनाफा करती हैं उसमें से कुछ हिस्सा उनको सामाजिक कार्यों में लगाना पड़ता है, सरकारी नीति है ये। मैंने एक वीडियो से बनाया तो मुझे यूट्यूब पे एक लड़की का मैसेज आया कि मुझे थोड़ा सा सर हेल्प चाहिए, मेरा कुछ प्रोजेक्ट है इस पे। मैंने कहा एक काम करो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना भेजो, क्योंकि यूट्यूब पे क्या बात करूंगा मैं आपसे। उनको क्वेश्चनर वगैरह बनाना था। फिर मैंने ऐसे उनकी प्रोफाइल चेक करी, वो पाकिस्तान से थे। एंड आई वाज लाइक कि यार आप भोपाल में बैठ के कुछ कंटेंट बना रहे हो और उसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, पाकिस्तान में। और उसके बाद तो इंस्टाग्राम में जब कंटेंट डाला, कनाडा, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह से मैसेज आए। तो वो इम्पैक्ट जो आप सोशल मीडिया का कह रहे हैं वो ये है कि आप पहले जो पावर केवल बड़े आदमी के पास था, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन साहब के पास या देश के बड़े मंत्रियों के पास था कि उनकी बात दुनिया में सुनी जाती थी, आज वो एक आम आदमी के पास पावर है। ये सोशल मीडिया का एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जैसे जैसे देश बढ़ता है आगे, तो नैरेटिव्स का भी आपने वॉर देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपने देखा होगा कि भारत में लोग क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्या बात कर रहे हैं। तो कौन सी बात मानी जाएगी, जो उस व्यक्ति के द्वारा बोली जाएगी जिस पे भरोसा है आपको। तो ये सोशल मीडिया का पावर है कि अगर आप भरोसेमंद व्यक्ति हैं तो आप सही बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और है मतलब इस पे तो मैं एक पूरा सोशल मीडिया के पावर पे तो 1 घंटे का अलग पॉडकास्ट हो सकता है, इतना मैं मानता हूँ उसको। ये सोशल मीडिया पे अब हजारों लाखों की संख्या में क्रिएटर्स हैं, बिल्कुल करोड़ों की संख्या में कंटेंट अपलोड हो रहा है, लेकिन बिल्कुल सारी चीजें नहीं चल रही, सारी चीजें वायरल नहीं होती। बहुत सारे क्रिएटर्स का यही मानना है। बिल्कुल, सब हो भी नहीं सकती ना सर, इतना कंटेंट, मतलब सब चीजें वायरल का क्या वो जादू मंत्र है सीधे जाके थोड़ा सा तो देखिए किस्मत की बात होती है। हाँ, वो तो है। बाकी देखिए 2 तरीके से खेला जा सकता है जीवन को। या तो आप हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि वायरल हो गए अपन, मतलब इतना तेज डाला कुछ, इतने भरोसे से कुछ वीडियो डाला कि भाई ये तो चलेगा। दूसरा सिंगल डबल, माइकल बेवन वाला गेम, कि आप अपना काम करते जाओ, आपको आपके कंटेंट पे इतना भरोसा है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो, एक आई थिंक एक व्यक्ति हैं, उनके 3 लाख सब्सक्राइबर थे। उनके ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने बहुत ज्यादा उसको लगातार उस पर वीडियोस बनाए, तो उनके 1.5 मिलियन हो गए। शायद प्रशांत गर्ग नाम है, मैं नॉट सो श्योर। तो अब उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने वो छक्का मारा, एक स्पेसिफिक इवेंट आया, उन्होंने उसको अच्छे से मतलब मैं तो बोलूंगा अच्छा ही किया उन्होंने। तो अब लेकिन अब एक आम व्यक्ति है, अब वो क्या करे, रोज तो ऐसे बड़े इवेंट नहीं हो रहे। किसी व्यक्ति ने उसके टाइम किया था, कुंभ के टाइम किया था, कि इतनी रिपोर्टिंग उन्होंने कुंभ में की कि उनके खुद के 0 से वो 2-3 लाख फॉलोअर उनके हो गए थे। लेकिन हर बार तो ऐसे इवेंट नहीं हो रहे, आप हर बार तो उस पर इतनी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे। तो सिंगल डबल कैसा है, आपने अपना नीश देख लिया कि यार ये चीज अच्छी है, ये वैल्यू प्रोवाइड करती है लोगों को, और आप उस पर बनाते जाओ। अब इशू ये है, जो आपने कहा लाखों करोड़ों वीडियोस हैं, उसमें से वैल्यू कितनों में है। अगर आप उसको छाटने पे आ जाएं तो आपको शायद लगेगा कि यार बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें वो देख के शायद मतलब शायद टाइम पास तो हो रहा है, लेकिन मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही। तो आप वो वैल्यू पकड़ो और चालू कर दो बनाना आप। जैसे अब देखते हैं वायरल, जैसे आपने बताया कि हर वीडियो वायरल नहीं होती। अब जैसे सोशल मीडिया में कोई भी मतलब पर्सन ऐसा कुछ वीडियो अगर है वायरल हो गई जी, जैसे आपकी एक वीडियो है, आप वायरल हो गई, तो आप उसको कंटिन्यू के बाद मैनेज करना, वायरलिटी को, पॉपुलैरिटी को कंटिन्यू कैसे रखें। देखिए क्या बहुत सारे आप जैसे आप क्रिएटर्स हम भी देखते हैं कि किसी का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद मैनेज करना। वो देखिए वो जो एक वीडियो वायरल हुआ, हाँ, वो कंटेंट वायरल आपकी मतलब किस्मत के कारण हुआ। मतलब वो इट वाज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट नहीं था उस वीडियो में। अभी आपने देखा होगा कि आईपीएल में एक लड़की थी, वो ऐसा हाथ ऐसा कर रही थी, तो वो चल गया, बहुत आई एम हैप्पी फॉर हर, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उनके 3 लाख फॉलोअर हो गए या जितने उसके बाद हो गए, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। नहीं भूलेंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि वो तो एक, वो क्या हम उसको कंटेंट मान सकते हैं? नहीं। हाँ, मतलब इन ट्रेडिशनल सेंस क्या आप उसको कंटेंट मानेंगे क्या? वो एक हाँ, टेक्निकली इट इज अ कंटेंट, इट इज अ रील, व्हाटएवर।
अगली बार वो मैडम क्या करेगी? तो अब उनको दिमाग लगाना पड़ेगा, कहेगी देखो मुझे एक मोमेंटम तो मिल गया है, हाँ। अब वो अगर थोड़ा सा अप्लाई करें, और खुद मॉडल वगैरह है वो शायद, तो वो अच्छा कर भी सकती हैं बहुत, उनके पास सब व्यवस्थाएं होंगी। अब तो लेकिन अब होता क्या है, क्या हम उसको एक कॉन्शियस कंटेंट तो नहीं मान सकते ना, कि उन्होंने बहुत कॉन्शियसली कुछ वीडियो डाला था जो चल गया, अब वो तुक्के में चल गया, अब उनको ढूंढना, अब हर बार ऐसे तुक्के नहीं चलेंगे ना, तो अब उनको ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या बोलें, क्या करें, डांस करें, म्यूजिक करें, और उस पर फिर उनको कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उसी की जगह दूसरा कोई व्यक्ति होगा जिसने शायद ज्योग्राफी की बात की होगी, तो पहला वीडियो नहीं चल के 10वां वीडियो चला होगा उसका, या 100वां वीडियो चला होगा, उसको पता है उससे ज्योग्राफी की बात करनी है, उसका मैं कॉन्शियस कंटेंट मानूंगा कि आपने कॉन्शियसली कुछ चीज डाली थी जो चली, अब व्यक्ति उस पर खेले, बढ़ाता जाए। तो आपको कॉन्शियसली कंटेंट डालना है, वो तो बाकी तो किस्मत है ना कि वो चल जाएगा आपको वीडियो गलती से। सोशल मीडिया को आप काफी गहराई से समझते हैं। इंडिया में भी किस टाइप का कंटेंट ज्यादा लोग बना रहे हैं, पसंद देखना भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं? अभी तो देखिए क्रिंज तो बहुत बनता है, हाँ। अब शायद थोड़ा सा कम होने लगा। टिकटॉक के जाने के बाद काफी हद तक कम हुआ। नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, देखिए टिकटॉक के टाइम तो मैं सोशल मीडिया मतलब शॉर्ट्स देखता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कंसेप्ट क्या होता है, मैं तो काफी बाद में आया हूँ इस पे, मैं तो यूट्यूब वगैरह समझता था। तो देखिए क्रिंज है, लेकिन मुझे लगता है अब क्रिंज थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा सा। तो अब कॉमेडी एक यूनिवर्सल थीम है, कॉमेडी हमेशा चलता है, क्योंकि हंसना तो हर व्यक्ति को हमेशा अच्छा पसंद आता है, तो ये थीम हमेशा रहेगी। प्लस थोड़ा सा पॉलिटिकल कंटेंट है, और पॉलिटिकल कंटेंट में क्या होता है, जैसे व्यक्ति ने कुछ भी बोला, किसी भी तरफ का बोला, तो जो दूसरी तरफ का आदमी वो चिल्लाने आ जाता है कि ऐसे कैसे बोल दिया आपने, तो पहली तरफ का आदमी रिप्लाई करने आता है, तो ये क्या एंगेजमेंट देता है, और वो एंगेजमेंट आपके वीडियो को बहुत आगे तक लेके जाता है। तो ये वाला एक कंटेंट है जो बहुत तेजी से, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि बड़ा होगा। बाकी ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, कि वो जो पहले चलता था ना कि वो मिमिक करते थे, कोई गाना चल रहा है आप अपना लिप सिंक जिसको बोलते थे, अब लिप सिंक आया, अब इतना कहाँ चल रहा है, तो वो छोटे छोटे ट्रेंड्स आते रहते हैं, बिगर ट्रेंड्स आपको पकड़ने पड़ेंगे। तो बिगर ट्रेंड्स तो ऑब्वियस सी बात है ना, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, एंटरटेनमेंट है, नॉलेज है, बाकी छोटे ट्रेंड आते जाते रहता है। जो आजकल शॉर्ट कंटेंट देखने लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं, रील्स जी काफी ग्रो हो रही हैं जी, इससे कहा जाता है कि मेंटल पे भी बहुत ज्यादा हेल्प मतलब जी इशू आते हैं जी। बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए इसको आप क्यों मतलब लोग पसंद करें शॉर्ट देखिए कंटेंट शॉर्ट देखना? ऑब्वियस सी बात है ना, मेरे को वही मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 घंटे का वीडियो बनाया, तो 1 घंटे मेरे पास टाइम नहीं है, और किसी ने 2-3 मिनट का बना दिया, तो आपको लगता है यार ये बढ़िया है, फटाफट हो गया, आपकी बहुत ज्यादा उसमें क्या कमिटमेंट नहीं गई। क्या होता है कि आपने एक वीडियो देखना चालू किया 1 घंटे का, आप मान के चलोगे 4-5 मिनट तो पहले उसका माहौल बनेगा, फिर कुछ मुद्दे की बात शुरू होगी, और नहीं हुई तो फिर आपको लगेगा यार अब तो आधा देख लिया, आप पूरा देखो। 1-1.5 मिनट के वीडियो में ना आपको छोड़ने में भी तकलीफ नहीं होगी, देखने में भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि मेंटल एक इशू आ रहा है लोगों को, वो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल लोग थोड़े से डेस्परेट भी हो गए, कि उनको ऑब्वियसली मतलब इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ द सोसाइटी इज, इट हैज नॉट मेड द सोसाइटी। रील्स ने लोगों को डेस्परेट नहीं बनाया, डेस्परेशन था, तो रील्स ने उसको कहा कि ये डेस्परेशन आई कैन प्रोबेबली यूटिलाइज, ये मतलब मेरा मानना है, गलत हो सकता है। जैसे शॉर्ट कंटेंट देख के थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आ जाता कि नहीं ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता जी। तो इस जगह पे मोटिवेशन जरूरी होता है कि डिसिप्लिन जरूरी होता है? डिसिप्लिन तो ज्यादा जरूरी है ना। देखिए आप इसको ऐसे मानिए, अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, दुनिया का सबसे पॉजिटिव व्यक्ति हो, वो 24 घंटे वो पॉजिटिव नहीं है, वो दिन में 4 बार वो भी मन उसका खराब होता है। द ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट्स हिम और हर इज कि हर बार उसका मन खराब होगा और वो बाउंस जल्दी होता है, वो कहता नहीं ये मुझे ये स्पेस पसंद नहीं है, ये जो मेंटल मैं जहाँ हूँ मुझे यहाँ रहना नहीं है। तो और कोई भी डिफरेंस नहीं है, बाकी हर आदमी कभी पॉजिटिव फील कर रहा है, नेगेटिव, लेकिन जो कॉन्शियसली कहता है कि मैं नेगेटिव जगह रहना नहीं चाहता, तो शॉर्ट्स आपको हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। भाई आप इसको ऐसे मानिए कि अगर आज मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ और मेरे पास कोई शॉर्ट वीडियो भी नहीं है मोटिवेशन का, तो हाउ इट इज हेल्पिंग, उससे तो बेहतर ना 1.5 मिनट तो कम से कम मोटिवेट हो जाऊं। आपने जिग जैगलर का नाम सुना है कभी?
नहीं। जिग जैगलर माना जाता है कि दुनिया के बहुत बड़े सेल्समैन थे। अच्छा। तो उनका एक बड़ा अच्छा कोटेशन था, वो भी लोगों को मोटिवेशन करते थे। तो वो कहते थे कि लोग कहते हैं कि मोटिवेशन डज नॉट लास्ट, मतलब मोटिवेशन एक बार आपने सुन लिया तो जीवन भर नहीं रहेगा। हाँ। तो बोला इट इज लाइक बाथिंग, रोज करना रोज पड़ता करना पड़ेगा। है। वो वाली बात है उसमें, इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट अगेन। सोशल मीडिया को अगर युवाओं से जोड़ने की बात करें अगर हम, जी कि इंडिया इज द मोस्ट यंग एज, मतलब यंग पीपल की कंट्री है, जी युवाओं की कंट्री है, युवाओं का बिल्कुल देश है, बिल्कुल। तो क्या इसमें सोशल मीडिया का रोल है? अगर मतलब सोशल मीडिया को हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह जैसे देखना चाहते हाँ। हैं, तो देखिए ये चीज तो गवर्नमेंट को भी दिख रही है कि सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हम्म। अगर आप देखेंगे, जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है ना कि भोपाल में जीआईएस हुआ था, जी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जी। हुआ था, आपको पता हाँ। होगा। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को अलग से बुलाया गया था। हाँ। और आप देखेंगे आजकल जितने बड़े इवेंट होते हैं, सरकारी प्राइवेट इवेंट्स, आप देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है। आईपीएल में भी हम देखते हैं। आईपीएल में देखते हैं। हाँ। क्यों बुला रहे हो आप? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये आज की एक ट्रुथ है, ये आज की सच्चाई है। हाँ। वो तो सबसे अच्छी बात क्या है कि गवर्नमेंट ये कहने की जगह कि अरे ये तो नई चीज है, बच्चों की चीज है, और ये तो उसको एक्नॉलेज कर रही हो कि नहीं, दिस इज द वॉइस ऑफ टुडे, दिस इज वेयर पीपल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो ये एक्सेप्टेंस आना बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, जो पर्सनली लगती है। कि नॉर्मली क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, बट यहाँ एक एक्सेप्टेंस है। और इसका फायदा ये है कि मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे कुछ टाइम पहले एक लड़के का फोन आया, उन्होंने कहा मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, और जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स, उनके रग्स है, मतलब एक प्रकार से उनके कालीन है। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब पेट्स के कालीन है वो, उनमें उन्हीं के फोटो हम छापते हैं। अच्छा। तो उसके ऊपर उन्होंने बता रहे थे, तो मैंने कहा आप मार्केटिंग कैसे करोगे? अब मान लीजिए अपन 20 साल पहले जाते हैं, किसी ने ये चीज बनाई है, वो कैसे मार्केटिंग करेगा सर? तो उसको तो आईपीएल में जाके या नेशनल टेलीविजन पे एड चलाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है वो फीजेबल है? लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे, उसके बाद उसका धंधा वही उतना ही नहीं, उसका पैसा उतना बड़ा बिजनेस ऑपरेशन ही नहीं है उसका। लेकिन आज वो व्यक्ति क्या करता है कि जो पेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जानवरों से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जिनको फॉलो भी वही करते हैं जो पेट ओनर्स हैं, उसने उनको कहा कि सही आप मेरा प्रमोशन कर दो। तो आज जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिली है, ये कितने कम दाम पे वो आदमी भी प्रमोशन कर पा रहा है। आपने भोपाल में देखा है सर, फूड इन्फ्लुएंसर्स को देखा है आपने? देखा। अब मान लीजिए अगर पुरानी टाइम की बात करें, मनोहर डेयरी तो सब जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब कोई नई दुकान खुली है, उसका प्रमोशन वो व्यक्ति कैसे करे? तो एक ही तरीका है कि अखबार में उसका विज्ञापन करे। बिल्कुल। अखबार का विज्ञापन सस्ता तो नहीं होता था, तो वो व्यक्ति तो वैसे ही फंस गया ना। तो आज फूड इन्फ्लुएंसर्स कम पैसे में उसका कम से कम विज्ञापन कर रहे हैं। तो मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि एक पूरा इकोसिस्टम है, जो छोटे बड़े मध्यम हर प्रकार के बिजनेस को सरकार की कोई योजना आई, तो योजना फैलाने के लिए आप पहले क्या माध्यम यूज करते थे? रेडियो, टेलीविजन, अखबार, 500 चीजें। अब सोशल मीडिया भी यूज हो रहा है। बिल्कुल। तो द इम्पैक्ट अगेन, जो अपनी पावर ऑफ सोशल मीडिया की बात हो रही है, आप देखिए, मतलब अभी तो लोगों ने रियलाइज नहीं किया इसका पोटेंशियल, जो हमको प्रोबेबली हम महसूस कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है। अभी लोग क्या उसको एंटरटेनमेंट के रूप में देख रहे हैं, ये सॉफ्ट पावर के रूप में तो अभी आपने उसको देखना शुरू नहीं किया। जिस दिन आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत सही जा रहा है। अगर सोशल मीडिया को एआई से जोड़ के देखें, जी, इंडिया में एआई का जो जी ग्रो हो रही है, हाँ, उसको क्या कहेंगे? एआई को लेकर आप क्या कहेंगे? एआई के कारण, जो मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, आपको पता होगा, तो एआई के कारण क्या है, लोगों की क्रिएटिव थिंकिंग बड़ी हैम्पर हो रही है। हाँ। ये माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी भी है कि क्योंकि व्यक्ति दिमाग नहीं लगाता अपना, तो उसकी जो सोचने की या एनालाइज करने की कैपेबिलिटी है, उस पर असर विपरीत पड़ता है। तो अगर आप एआई को एज अ टूल यूज करेंगे, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि देखो एआई को ना नौकर की तरह यूज करना है, मालिक की तरह यूज नहीं करना। कि मतलब अगर वो अपने सारे काम तुम एआई से करवाओगे, तो तुम्हें नौकरी देने की किसी को जरूरत नहीं है, फिर उसे एआई से करवा लेगा ना, तुम्हारी ऑपरेटर हो क्या तुम? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपका भी तो क्रिएटिविटी होना चाहिए, आपके भी तो इनपुट होने चाहिए, आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना जो एआई नहीं कर पाता। जगह एक थॉट पड़ा था अभी कुछ रिसेंटली, कुछ दिन पहले, कि एआई मेरे बर्तन धो दे, कपड़े धो दे, ताकि मैं क्रिएटिविटी पे ज्यादा ध्यान दे पाऊं। बिल्कुल, वो यही था कि आई वांट एआई टू डू
my laundry हाँ, so that I can make poetry and music. I हाँ, don't want them to do poetry and music, so I will do my laundry. समथिंग, हाँ, भाई मैं उनसे अगर क्रिएटिविटी करवा रहा हूँ तो मैं बर्तन मांजने के लिए हूँ वही, क्या? वो बहुत बहुत अच्छा अच्छा कोट कोट है, लगा। बहुत ही सुंदर कोट है वो, तो मैंने पढ़ा था। भाई आज मैं राइटर हूँ, मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, वो क्रिएटिव प्रोसेस है, वो मजेदार प्रोसेस है, वो मेरे को बड़ा वो देता है, अंदर से पॉजिटिविटी देता है। अब हम अब कितने जगह हॉलीवुड में हो रहा है कि वो एआई से कह रहे हैं हम करवा लेंगे। हाँ, भाई आप एआई से करवा लेंगे, क्रिएटिविटी का काम भी आप एआई से करवा लेंगे, तो मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? बहुत बढ़िया। जैसे आपने बताया कि आप लेखक हैं, जी स्टोरी टेलिंग पे अगर बात करें, जी जैसे आप बहुत सारे टिप्स भी देते हैं लोगों को जी स्टोरी जी टेलिंग जी के लिए, क्या टिप्स अच्छी रहेंगी? हाँ कनेक्टेड रहे रूल्स, और अगर एक वीडियो भी बना कोई स्टोरी टेलिंग को जी लेके, जी। तो उसकी वॉचिंग बढ़े और बाकी देखिए चीजें मैं मतलब एज अ राइटर एक अलग चीज होती है। हाँ, वो राइटर अच्छा स्टोरी टेलर हो जरूरी नहीं है, नहीं बिल्कुल सही कह रहे और अच्छा स्टोरी टेलर अच्छा राइटर हो ये हैं, भी ये तो जरूरी नहीं, दोनों मतलब अलग अलग प्रोफेशन है मेरे हिसाब से। हम्म, तो कई लोग हैं जो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, वो आपको बांध के रखते हैं, हाँ आप उनको वही, सुनेंगे। हाँ, और कई लोग हैं जो राइटिंग अच्छी है, कई लोग हैं जो दोनों बहुत अच्छा करते हैं, देवे प्रकाश दुबे हाँ जैसे। देखा। हाँ, उनको राइटिंग भी अच्छी है और उनकी ओरेशन भी बहुत अच्छी है। तो क्लासेस वगैरह भी लेते हो उसको लेके, क्लासेस भी शायद लेते हैं वो, स्टोरी टेलिंग को लेके स्टोरी टेलिंग की शायद हिमाचल क्लासेस भी से? उन्होंने हाँ शुरू देखिए, की। तो अब स्टोरी टेलिंग का आप इसको समझिए कि स्टोरी टेलिंग का अर्थ बड़े संकीर्ण मायनों में नहीं होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग का अर्थ ये नहीं हो सकता कि एक कहानी है पूरी, कि एक व्यक्ति था वो हाँ वहां से वहां गया, ये स्टोरी टेलिंग का एक पार्ट है, इट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग। क्या एक ब्रांड की कहानी नहीं हो सकती? हो सकती, हो सकती है। जो आज एक युद्ध हो रहा है, युद्ध में किसी व्यक्ति ने क्या क्रिटिकल डिसीजन लिया, कि ये कहानी नहीं है? क्या मार्केटिंग के लिए एक व्यक्ति की सोच क्या है? तो कोई भी इवेंट है, आप उसको इस तरीके से सुनाए कि सामने वाले को कुछ मिले। देखिए क्या होता है मैक्सिमम टाइम, व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो उसका व्यूअर है उसने कुछ गेन किया कि नहीं किया। तो आपका जो आपने कहा ना क्यों वो एंगेज रहेगा आपसे, हाँ वो आपसे एंगेज तब रहेगा जब आपका वीडियो देखने का तो उसको लगेगा यार आज कुछ नया पता चला। जैसा आपकी वीडियो में होता ठीक है। कोशिश रहती है कि कुछ मिल जाए किसी को। है। शुरुआत में आपने जैसे बताया कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में आपका 30-35 लाख लाखों जी, रुपए का नुकसान हुआ। लाखों का नुकसान हुआ आज भी बहुत सारे युवा हैं और बहुत सारे सीनियर भी हैं जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जी 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 फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। जी। आज करंट सिनेरियो को लेकर आप स्टॉक और ट्रेडिंग के ऊपर क्या देखिए कहेंगे? मैं तो खुद करता हूँ, अभी भी ट्रेडिंग करता हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट रिस्क भी है तो करता हूँ। इश्क है। देखिए इश्क है और इसका तो इश्क है, फिर ऐसा लगता है 20 साल दे दिए जिस चीज को, अब थोड़ा अब समझ में आने लगा तो अब क्यों छोड़ा जाए। हाँ, अभी अभी नहीं कर रहा हूँ एकदम से ट्रेडिंग, पिछले 3-4 महीनों से बंद कर दिया, क्योंकि थोड़ा सोशल मीडिया पे फोकस ज्यादा करना चाह रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट एज अ इन्वेस्टमेंट, मगर अगर ट्रेडिंग हर व्यक्ति के लिए नहीं है, ट्रेडिंग का माइंडसेट बहुत अलग। कहते हैं ना पेट का पानी नहीं हिलना चाहिए आदमी का, आपने कभी सुना हो ये हाँ मुहावरा, सुना है। कि आदमी का मार्केट ऊपर नीचे हो जाए और वो कहे ठीक है देख लेंगे। तो वो अगर आपकी मेंटालिटी है तो आप ट्रेडिंग करिए, नहीं है तो भैया बिल्कुल ट्रेडिंग मत करिए। इन्वेस्टमेंट हर आदमी को करना चाहिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता कि भैया शेयर कैसे खरीदते हैं बेचते हैं, आप म्यूचुअल फंड, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, एसआईपी करिए। हर महीने आपको क्या लग रहा है कि बहुत पैसा डालेंगे डूब जाएगा, आप 500 रुपया महीने का डालिए, जो आपकी जितने में आपको डर नहीं लगे। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, 2000 रुपए का आपका एक बार का डिनर का खर्चा हो जाता है। फिल्म आजकल भैया पॉपकॉर्न 500 रुपए के आ गए, तो 500 रुपए का एक बार पॉपकॉर्न कम खाइए, है ना। पीवीआर का पॉपकॉर्न मत खाइए, पीवीआर का शेयर खरीद लीजिए, जो कहते हैं ना पुराने जमाने में कहते थे कि, तो थोड़ा सा ये होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का कल्चर होना चाहिए। अब वो लोग क्या है थोड़े उल्टे सीधे इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, वो अपन को इतना समझ में नहीं, क्रिप्टो विप्टो अपने को समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा मैं उसके नेगेटिव में ही रहता हूँ। बट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स तो होने चाहिए, उसके मतलब भले अपन डूबे लेकिन अपन उसके विरोध में आज भी नहीं। आपके मैं पुराने इंटरव्यूज वगैरह देख रहा था, हार्ट ब्रेक की बात हुई थी, जी, वो क्या सीन है पूरा? अब वो तो हो गया। अब मतलब बताइए। आज सोच के आया था कि आज उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत खुल के उसके बारे में चर्चा की है, आपने पुराने पॉडकास्ट वगैरह देखे होंगे, और फिर मैं आज अपने आप से आते टाइम सवाल कर रहा था कि क्या अब वो चर्चा उस योग्य बची है, कि क्या मैं उस चीज से आगे बढ़ चुका हूँ कि नहीं बढ़ चुका हूँ। तो मैं शायद अब उस चीज से
आगे बढ़ चुका हूँ। नहीं, आप आगे बढ़े, लेकिन लोगों जो देख रहे हैं देखिए दर्शक लोगों वगैरह, का ये है उनको पता कि चलेगा चीज। हाँ देखिए क्या होता है कि काफी लेट एज में मुझे थोड़ा सा किसी हाँ के वो भी प्रति, है। 37। 37 में, और मैं एम ए बैचलर, आई एम स्टिल अ बैचलर। हाँ, ओके। तो कभी मैं रिलेशनशिप में किसी के साथ नहीं रहा, आज भी नहीं हूँ किसी के बैचलर साथ। होने का कुछ खास वजह वही देखिए मैं ब्रेकअप? काम, नहीं नहीं नहीं, ब्रेकअप भाई 37 में ब्रेकअप हुआ, तो उससे पहले तो आदमी बैचलर क्यों है फिर। हाँ। मैं काम काज में बिजी था अपने, अच्छा। मैं काम धंधे में लगा हुआ था अपने, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था रिलेशनशिप्स वगैरह किसी में। हम्म। मैं मेरे काम में, बुक पढ़ो, खाना खाओ, नौकरी करो, बिजनेस क्या करेंगे सोचो, मतलब वो था। फिर हुआ थोड़ा इमोशन किसी के लिए, एक दो लोगों के प्रति आया, हम्म। और बहुत ज्यादा उसके बाद पीड़ा हुई, मतलब एक्सट्रीम। तो फिर धीरे धीरे, और बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ, वजन को लेके हुआ, एज को लेके हुआ, बहुत सारी चीजों को लेके हुआ। फिर धीरे 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 उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से लड़ाई हुई, और आज ऐसा लगता है कि शायद वो लड़ाई जीत गए हैं। अच्छा। तो वही कारण था कि अब देखिए, जितनी बार आप उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को याद कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, इसका मतलब है कि उनका असर है है आप पे। अब वो असर उतना नहीं है, जीरो हो गया कहना तो शायद गलत है। किसी के लिए आपने प्रेम रखा था आपके अंदर, तो वो मतलब वो जीरो शायद नहीं होता, किसी का हो जाता होगा। अब मेरा तो अभी तक जीरो शायद नहीं है मेरा, लेकिन नेग्लिजिबल है। अब उनके कारण अब मेरे काम काज में असर नहीं होता। कई बार लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि ये हो गया मेरे साथ, और मैं काम करते नहीं बन रहा मुझसे, और मैं कहता हूँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो मैंने झेला है। मेरे तो खैर क्या म्यूचुअल था ही नहीं, मेरा तो दोनों ही में सिंगल साइडेड ही था। तो हाँ, तो वो पीड़ा होती है, उसकी बहुत पीड़ा रहती थी। उस पीड़ा ने काफी कुछ सिखाया जीवन में। आज जो दूसरे लोगों को अगर अपन गाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पीड़ाएं आपने देखी हैं, आपने देखी सरकारी नौकरी छोड़ी, वो एक डिसीजन है, फैमिली के सपोर्ट से ले पाए लेकिन लिया। आज आपने इतना शेयर बाजार में पैसा डुबोया, आप जीरो मतलब माइनस में पहुंच गए, तो वो एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। उसके बाद फिर ये इमोशनल बहुत बड़ी पीड़ा थी, बहुत सारी पीड़ाएं थी। तो जब आप उस पीड़ाओं से बाहर निकलते हैं, तो आपको समझ में आता है कि बाकी लोग भी शायद उसमें कहीं ना कहीं शायद फंसे हुए होंगे। तो आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से गाइड कर दो उनको। तो ये बहुत बड़ा रोल उस हिसाब से है कि उस इमोशनल दौर ने ये सिखाया कि किसी और को आप सपोर्ट कर पाओ। जैसे आपने कहा बैचलर्स हैं, अभी भी बैचलर हैं, जी। तो इंडियन मैरिज को आप कैसे देखते हैं? रहने दो यार, क्यों पटवाने के काम कर रहे हैं। बहुत ऑनेस्टली बोलूं कि मुझे लगता है बड़ी मतलब सिंगल साइडेड चीज है। सिंगल साइडेड इन द सेंस कि बड़ी बायस्ड है टुवर्ड्स मैन। महिलाओं के बहुत अधिकार छीने जाते हैं शादी के बाद? शादी के बाद। मतलब जो मुझे पर्सनली लगता है कि आज जैसे देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है सर। अभी रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, आपने कहा ये पॉडकास्ट करते हैं, मैं मुंह उठा के आ गया। एक महिला के लिए शायद खास तौर से मैरिज के बाद ये आसान नहीं रहेगा। तो मैरिज के पहले है क्या ऐसा? मैरिज के पहले एटलीस्ट उसके फादर हैं, तो वो एक अलग अपब्रिंगिंग है। उस एक बार फादर तो शायद जाने दे दें, नहीं हस्बैंड भी हो सकते हैं, बट परसेंटेज देखिए, एक्सेप्शनल फैमिलीज तो हर जगह है, और बढ़ ही रहा है परसेंटेज। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो फादर भी ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं, और इन लॉज भी ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा कि वो चीज कम हो रही है, मैं कहूंगा बढ़ ही रही है। लेकिन अगर आप एक एग्रीगेटेड रूप पे देखें, आप मुझसे एक बात बताइए, आपकी मैरिज हो गई सर? नहीं। हो गई? नहीं हुई। शादी के बाद आपके पहनावे में क्या अंतर आएगा? मुझे नहीं लगता। लड़की का तो पहनावा बदल जाता है। मतलब मेरी तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मेरी तो काफी उनसे गहराई से चर्चा होती है कि वो नॉर्मली एक अलग प्रकार से सलवार सूट में घूम रही है, बाद में साड़ी ही पहनना है। बहुत सारे उनके कॉम्प्रोमाइजेस हैं। आप इनको देखिए, अभी मेरी रिसेंटली एक मेरी फ्रेंड की शादी, उसने कहा कि मेरा तो घर बदल गया, लड़के का नहीं बदला है। उसको नहीं समझ में आएगा कि मैं एकदम से बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में, एलियन एनवायरनमेंट में गई हूँ। मतलब आप मतलब वी कैन नॉट इवन परसीव द काइंड ऑफ हमारी मदर ने या हमारे पहले जो हमारे रही हैं, आज जो रही हैं महिलाएं, उन्होंने कितना कॉम्प्रोमाइज किया, वो प्रोबेबली एज अ मेल हम शायद समझ नहीं पाते। और समहाउ मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं, और वो मतलब काफी चीजें शेयर करते हैं कि
वो क्या फील करती हैं इस बारे में, शायद अपनी फैमिली से करती होंगी या नहीं करती होंगी। तो और इवन मुझे खुद ही एक एम्पैथी है कि मैं उसको अब कई बार अपने आप को उधर डाल के देखता हूँ कि मेरे से अगर कोई कह दे कि भाई कल से तो आपको उस घर में रहना है, तो आर यू कंफर्टेबल विद दैट? उसके बाद आपको ये देखना है कि अभी तक कितने सालों से तो मैं अपने घर के उसूलों से रह रहा था, अचानक से उसूल बदल गए कि 8 बजे के बाद तो भैया घर के बाहर नहीं जाओगे तुम, कुछ भी थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। मैं ये अगेन नहीं कह रहा हूँ कि सारी फैमिलीज ऐसी है, मतलब बिल्कुल मेरा ये आक्षेप नहीं है, बहुत अच्छी फैमिलीज है, बट एग्रीगेटेड रूप में इट्स अ वेरी बायस्ड थिंग। लव मैरिज में अगर बात लव मैरिज में बेहतर है थोड़ा, ऑब्वियसली बात है बेहतर है, क्योंकि वो पहले से ही लोग दूसरे को जानते हैं, लोगों को पता है कि किस फैमिली में क्या कॉम्प्रोमाइज करना है। लड़का भी कई जगहों पे कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है कि हाँ चलिए ये मैं करूंगा आपके लिए, आप मेरे लिए इतना कर दीजिएगा। आजकल एक बहुत अच्छा ट्रेंड चालू है कि लड़के भी हाथ बटा लेते हैं, हाँ मतलब खाना वाना बनवा देते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। बट अगर मैं 20 साल पहले के ट्रेंड की बात करूं तो ये सारा का सारा काम महिला का ही माना जाता था। जैसे अब एक महिला ऑफिस का भी काम करेगी, सिर्फ घर आके वो घर का भी काम करेगी, हमारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन शायद मतलब उनको क्या शुरुआत से ही ऐसी अपब्रिंगिंग दी गई है कि आपको करना है, तो वो शायद अडेप्ट कर लेती है। आप और हम तो फैल जाएंगे वहां, उन्हें तो नहीं हो पाएगा। शादी ब्याह से लौट के हम दोबारा सोशल मीडिया पे आते हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से आपने नौकरी छोड़ी जी, और काफी लॉस हुआ आपको लाखों रुपए का, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे काफी बाद में आए फिर भी लेकिन सोशल मीडिया पर कैसे अर्निंग हुई? सोशल मीडिया पे अब चालू हो रही है, मतलब अभी ऐसा नहीं जनरल बात करें, अगर आपकी बात नहीं करें तो सोशल मीडिया पे काम बंदा कैसे कमा सकता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है और ये इस पे डिस्कशन होने चाहिए। देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वैसे तो अपन मेजर एक दो प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे कि यूट्यूब, एक है इंस्टाग्राम, ये दो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यूट्यूब का जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है वो है व्यूअरशिप। हाँ, जैसे आपने मिनिमम 1000 फॉलोअर और 4000 घंटे, ये आजकल 500 फॉलोअर और 3000 घंटे का एक क्राइटेरिया पूरा कर लिया, तो अब आप एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। अब जितने व्यू आएंगे आपके लॉन्ग वीडियो पे, शॉर्ट्स पे नहीं, लॉन्ग वीडियो पे जितने व्यूज आएंगे उसका एक परसेंटेज यूट्यूब बताता नहीं है, बट वो एक परसेंटेज है, वो आपको मिलेगा, दैट इज अ मोनेटाइजेशन। ये सिंपल है। इसके अलावा एक सुपर चैट होता है उसमें, सुपर चैट में होता है कि आप लाइव आए हुए हैं और लोग कहेंगे यार हमारा कमेंट पढ़ दो, ये कर दो, वो कर दो, हम 100 रुपए दे देंगे। जैसे कैरी मिनाटी सुपर चैट में बहुत नाम है उनका। एक होता है सब्सक्रिप्शन, उसमें यह है कि हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे जो केवल हमारा जो पेड है प्रीमियम आदमी देख पाएगा। दिस इज मोर और लेस यूट्यूब। अब इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मोनेटाइजेशन नहीं है, फिलहाल नहीं है। जितने व्यू आ जाए आपको व्यू से तो पैसा नहीं मिलेगा। अगेन यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल यहाँ भी है, पेड वीडियोस का मॉडल यहाँ भी है कि महीने का इतना देंगे तो ऐसे वीडियो आपको दिखाए जाएंगे सिर्फ आपके लिए हैं। इसका जो सबसे बड़ा मोनेटाइजेशन है वो है विज्ञापन। यानी मान लीजिए कि आज मेरी रील है, उसमें मेरी किसी कंपनी ने कहा कि भैया आप हमारा विज्ञापन बना दीजिए, तो आपने रील बनाई, वो लोगों तक पहुंची, आपने विज्ञापन का पैसा ले लिया। ये अगेन, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है पैसा कमाने का, क्योंकि आपकी ब्रांडिंग हो गई, लोग अब आपको जानने लगे। यूट्यूब पे पैसा आया नहीं आया, इंस्टाग्राम पे पैसा आया नहीं आया, लेकिन क्योंकि अब लोग आपको जानते हो तो हो सकता है आउट ऑफ द वे जाके आपको कोई बिजनेस मिल जाए। मान लीजिए आज मुझे किसी ने बुलाया कि भाई हमारे यहाँ लेक्चर है, कि आप लेक्चर लेंगे, और मैं कहूँगा ले लूंगा, और हो सकता है मैं उसका पैसा मांग लूँ। तो ये पैसा क्या इंस्टाग्राम या यूट्यूब का है तो नहीं है, लेकिन क्या उसके कारण आया है। पॉडकास्ट वगैरह के भी लेते क्या? मैंने तो आपसे कितने लिए बताओ इसके पहले हम लोगों की वही बात हो रही थी। जी, मैंने किसी से आज तक सर पॉडकास्ट के नहीं लिया। भाई कह रहा कि सर पैसे वगैरह नहीं, मैं नहीं लेता, कई लोग लेते हैं, बट तो वो आप कहीं जाके पैसा ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक बिल्डर है या आपको कोई भी बिजनेस है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे फेमस हो गए तो हो सकता है आपके बिजनेस में कुछ हेल्प हो जाए आपको। तो तरीके तो बहुत हैं। एक बार आप अपनी फॉलोअरशिप खड़ी कर लीजिए, मोनेटाइजेशन तो फिर बहुत है। फिर जैसे आजकल लोग अपने खुद के कोर्सेज बेचते हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा क्रिएटर अपने कोर्स बना लिया, और क्योंकि इतने फॉलोअर हैं वो कहता है भाई आप सीखना चाहेंगे क्या? तो मोनेटाइजेशन के 100 तरीके हैं, और शायद आगे चल के और आ जाए। बाकी मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा
कि अगर आपको मजेदार ग्रीन टी पीनी है, लिप्टन नहीं, वो है गिरनार कहवा। शायद गिरनारी है ये। नहीं, गिरनार कहवा, गिरनार कहवा आप पियोगे, वो कहवा मसाला अलग है उसका। काढ़ा है क्या? अरे पियो, मजा आएगा आपको। चलो ठीक है। सर अगर इंस्टा रील्स की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा प्रमोशन किए जाते हैं, सट्टा है, बैटिंग एप्स किए जाते हैं जी। आपको कभी आए, आप इन प्रमोशंस को कैसे देखते हैं? मेरे को बहुत आए, मतलब अभी भी आते रहते हैं कि बहुत सारे, लेकिन वो मेरा थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है कि मैं उनको प्रमोट करूं। तो जैसे ये बैटिंग एप्स हैं और जो क्रिप्टो है उनको मैं प्रमोट नहीं करता, क्योंकि पर्सनली मैं ड्रीम 11 खेलता हूँ, ऑनेस्ट, मैं ड्रीम 11 खेलता हूँ, लेकिन वो मैं लोगों से नहीं कह सकता जो मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी कोई अच्छा दे दे कुछ लंबा चौड़ा 7-8 फिगर का तो सोचेंगे। वही कहते हैं ना कि भाई फिर पैसा, अगर ईमान डोलना ही है तो फिर पैसा उस लेवल का हो कि कह दे हाँ भाई ईमान डोल गया, लेकिन जितना बाकी मैं पर्सनली पसंद नहीं करता। मुझे 1-2 बार लिकर के भी है, अच्छा, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। और प्लस मेरा क्या पूरा एजुकेशनल कंटेंट है उसमें, फिर मैं कहूँ ये विस्की ट्राई करो, अच्छा नहीं लगेगा। और प्लस क्या पर्सनली मैं ही नहीं पीता हूँ, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस रहता हूँ मैं किन चीज़ों का विज्ञापन करता हूँ, क्योंकि मुझे एक मॉरल ऑब्लिगेशन लगता है, तो आई अवॉइड। सर आप अपने कंटेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे जल्द मतलब एक सेम कंटेंट जा रहा है उसके बाद कुछ चेंज करके कुछ नया हाँ, यूनिक डाल दिया, करना पड़ता है। रिएक्शंस क्या आते हैं? देखिए करना पड़ता है, उसका रीजन है, बोर हो जाएगा आदमी। अगर आप एक ही चीज डालते जाओगे तो एक टाइम बाद आप भी बोर हो जाते हो और देखने वाला भी बोर हो जाता है। तो जैसे बीच बीच में तो मैं कॉमेडी वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ कभी कभी। तो लोग कहते हैं सर हम तो इसके लिए यहाँ पे नहीं आए थे, हमको तो कुछ और देखना था। मैं कहता हूँ एक आध देख लो। 10-20 अच्छे वीडियो आ गए, एक आध कॉमेडी वाला झेल लो। तो एक्सपेरिमेंट्स तो भैया देखो चलते रहने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हो सकता है कि आपको पता ही ना चले कि लोग और क्या देखना चाह रहे हैं। इंग्लिश वाला जो मेरा चैनल है उसमें मैं वर्ड्स डालता था या कुछ इडियम्स डालता था, सेइंग्स डालता था, फिर अचानक से जब कोटेशन डाले वो अच्छे चल गए। तो अब लोगों से पूछो क्या चाहिए, सब कहते कोटेशन चाहिए। वहां पे उनको कुछ और नहीं चाहिए, उनको वर्ड्स वाला नहीं, वर्ड्स नहीं कोटी चाहिए। तो अब वो एक्सपेरिमेंट में चीजें निकल जाती हैं। सब ने कहा लेखक हैं आप, लिखते भी हैं चीजें, पढ़ते क्या हैं सर आप? मैं मतलब अभी कुछ टाइम से मेरा थोड़ा सा कम है पढ़ना, बाकी मुझे मतलब फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों पसंद है। हिंदी भी पढ़ता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ता हूँ। इंग्लिश में सर क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में जैसे मुझे मतलब जो मेरे फेवरेट राइटर्स हैं, जेफरी आर्चर हैं, तो शॉर्ट स्टोरीज उनकी पढ़ता है, बहुत अच्छी लगती है। अगाथा क्रिस्टी, उनके 40 उपन्यास अगाथा क्रिस्टी के बड़े सस्पेंस बहुत अच्छा लिखती हैं। डैन ब्राउन है जिनकी ये है दा विंची कोड है, एंजल्स एंड डेमन्स है। डैन आयरली करके हैं, ये नॉन फिक्शन वाला है। इनको इनकी फिलोसफी बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी पे अच्छी बुक्स आती हैं। और सर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, व्यूअर्स को अगर आप कुछ बुक्स वगैरह रिकमेंड करें तो कौन सी शुरुआती तौर पर? देखिए जो मेरा बुक रीडर्स के लिए एक छोटा सा सजेशन है कि बहुत अच्छी किताबें ना पढ़ें। अच्छा, हाँ, क्या होता है बहुत अच्छी किताबें बड़ी डिफिकल्ट होती हैं, तो आप पहले आदत डालें पढ़ने की, रादर देन मैं बताऊं आपको, इकोनॉमी की जो पहली किताब है वो तो वेल्थ ऑफ नेशंस है। अब उसका मैं एक पैराग्राफ ढंग से नहीं पढ़ पाया आज तक, तो अब वो चालू कर दोगे, इतनी टिपिकल किताब है। तो आप पढ़ें इजी इंग्लिश, और चेतन भगत से आप शुरू करें, बहुत अच्छा लिखते हैं वो, इजी है। उनको पता नहीं लोग क्यों जज करते रहते हैं, आई डोंट नो। आप अश्विन सांघी को पढ़ें, बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो थ्रिलर सस्पेंस है। फिर आप अमीश त्रिपाठी को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छे इंडियन राइटर्स हैं। तो अगर आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है, इंग्लिश रीडिंग की, तो आप इंडियन राइटर्स की इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि वो आपके करीब है शुरुआती दौर में। बाकी अगर नॉन फिक्शन में आपको पढ़ना है तो नॉन फिक्शन में भी अब जैसे बड़ी टिपिकल किताबें भी हैं, तो आप थोड़ी इजी पढ़िए। जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी है, अब ये विदेशी राइटर की हैं, लेकिन ये इजी इंग्लिश है, तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली द सेपियंस जो है युवाल नोआ हरारी, उनकी बड़ी पसंद है। मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, बट मतलब शानदार, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा थोड़े से आप इंग्लिश राइटर्स में अगर देखें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो अमेरिकन राइटर्स होते हैं वो थोड़े इजी हैं पढ़ने में। जो ब्रिटिश राइटर हैं वो थोड़े से मतलब टिपिकल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी मोटी हो जाती हैं किताबें,
लंबे चौड़े सीन हो जाते हैं, तो थोड़े अमेरिकन ऑथर्स आर इजियर साइड। हैरी पॉटर पढ़ो आप, हाँ। बढ़िया है बिल्कुल। अच्छा, उसका हिंदी और रूपांतरण भी पढ़ लो, उसका हिंदी रूपांतरण अपने बहुत अच्छा किया है, भोपाल के पब्लिशर ने किया, अगर आपको जानकारी ना हो। हाँ, मंजुल प्रकाशन ने किया। मंजुल प्रकाश। हाँ हिंदी में अगर कोई book हिंदी में जो मेरी फेवरेट किताब है वो है मृत्युंजय, शिवाजी सामंता की, जिनकी एक किताब और है छावा, जिसपे छावा फिल्म अभी बनी है। मराठी बुक है, तो वो हिंदी रूपांतरण मैंने पढ़ा है। इसके अलावा मेरी जो दूसरी फेवरेट किताब है वो है चित्रलेखा। हाँ, चित्रलेखा इज अ अमेजिंग बुक। उसमें मतलब भगवती चरण वर्मा जी की किताब है। आपको जो उसमें लोगों के रिएक्शंस, लॉजिक्स वगैरह आप देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। इसके अलावा मुझे सुरेंद्र मोहन पाठक हैं, तो बहुत बड़े राइटर हैं, ये फिक्शन लिखते हैं, ये मतलब सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्रीज और ये सब लिखते हैं। मुझे और मेरे फादर को भी उनकी किताबें हिंदी में बहुत पसंद है। बाकी दिव्य प्रकाश दुबे को मैं पढ़ रहा हूँ, उनको भी मैंने पढ़ना चालू किया। वो उनकी भी फ्लो बड़ी अच्छी है, हाँ। कंटेम्प्रेरी बड़ा अच्छा उनका राइटिंग है। बाकी और अब एक्सप्लोर धीरे धीरे कर रहा हूँ नए राइटर्स को हिंदी में। और क्वेश्चन पूछेगा? इसको लेके एक सवाल और है सर, जैसे बात होती है कि लोगों ने पढ़ना कम कर दिया जी। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, अगर आपका एल्गोरिदम लेख से जुड़ा है, किताबों से जुड़ा है, तो ऐसा लगता नहीं, ऐसा नहीं है, कम नहीं हुआ। काफी लोग पढ़ते हैं, काफी युवा किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं। बाकी चीजें देखिए, एक परसेंटेज ही पढ़ता है किताबों को। मतलब कभी भी आप देख लें किसी भी दौर अगर में। एक एग्जाम्पल के तौर पर गुनाहों को देवता की अगर आपने बुक सुनी है, धर्मवीर भारती हाँ। जी की, उसकी रील्स फीड में हमारी इतनी ज्यादा आई, इतनी ज्यादा आई। देखो, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मेरे को पढ़नी है, मैंने पढ़ी नहीं है धर्मवीर भारती। मैंने पढ़ी, बहुत ही अच्छी किताब मैंने है। बचपन में कोशिश की थी पढ़ने की, तो शायद मेरी मतलब मेंटल एक्यूमेंट नहीं था कि मैं नॉर्मल है, आप पढ़ सकते। नहीं, वो पता नहीं, थोड़ी रोमांटिक है ना वो, तो हाँ, तब मैं क्या थ्रिलर मेंटालिटी का आदमी था। मर्डर वर्डर नहीं होता था, मजा नहीं आता था। तो खैर, देखिए मुझे क्या लगता है ना, कई बार फैशन चलता है, ट्रेंड भी नहीं, फैशन। मतलब वो फैशन है कि भाई हमने गुनाहों का देवता पढ़ी है, और वो अमृता प्रीतम की कहानी है। चित्रलेखा की आपने बात करी, चित्रलेखा का ट्रेंड नहीं आया ना। चित्रलेखा कितने लोगों ने का सुन लिया आपने कि चित्रलेखा? हमने गुनाहों के देवता के साथ एक दो किताबों में हो सकता है, क्योंकि वो जिन लोगों ने पढ़ी होंगी, जिन लोगों ने गुनाहों का देवता पढ़ी होगी, उन्होंने चित्रलेखा पढ़ी होगी, देयर इज अ गुड चांस। अब जैसे छावा है, अब आप देखिए, छावा के बाद संभाजी महाराज की इतनी बात हो रही है, आपने इससे पहले संभाजी महाराज का कितनी बार नाम सुना? शिवाजी महाराज का नाम तो सबने सुना है, बिल्कुल। आप, जबकि छावा जो किताब है इसके बारे में बचपन से जानता हूँ कि उनके पुत्र के ऊपर है। मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि मैंने उनकी एक तो ये पढ़ी थी शिवाजी सामंत की मृत्युंजय, जो कर्ण के जीवन पे और कृष्ण के जीवन पे उनकी है, तो वो मैंने आधी पढ़ी है। छावा पे पहुंच नहीं पाया, फिर उनकी महानायक है। अब देखिए क्या है, जो छावा क्योंकि फिल्म है, लोगों के जहन में आ गई, तो अचानक से उसके ऊपर चर्चा होने लगी। तो कई बार क्या चर्चा है, तो गुनाहों का देवता, भाई ये तो आज की किताब थोड़ी है, नहीं, ये किताब तो मतलब सालों पुरानी है। तो और ऐसा भी नहीं कि इंस्टाग्राम आज का है, तो फिर गुनाहों का देवता की आज ही क्यों बात हो रही हो? तो उसकी तो मेरा मानना है हमेशा से बात होनी चाहिए। आज उसका ट्रेंड चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना कि केदारनाथ का एक बड़ा ट्रेंड चला था कि मुझे केदारनाथ जाना है, बाद में उनको रील बनाने से मना करना पड़ा वहां पे। तो सर क्या होता है कि मतलब वो है, सीरियस राइटर्स, सीरियस रीडर्स कम है, और वो हमेशा से कम रहे। लेकिन जो मेरे लिए जो बड़ी एक तकलीफ की बात है कि हमारे टाइम में भी रीडर्स कम ही थे, जो परसेंटेज कमोबेश आज भी उसके आगे पीछे होगा, लेकिन जो नॉन रीडर्स थे वो नॉलेजेबल थे। यानी नॉन रीडर्स से अगर आप जनरल नॉलेज की बात करोगे, जो उनके सब्जेक्ट के अलावा है, तो भी उनको पता होता था। भाई आपने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन आपको पता है। आज स्थिति है कि आज जो व्यक्ति किताबें नहीं पढ़ रहा, उसका जनरल नॉलेज थोड़ा सा वीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, लोगों को लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे जितनी न्यूज आ रही है उतनी ही न्यूज है। मेरी एक फ्रेंड है, तो उन्होंने बीच में कहा मैं इंस्टाग्राम पे न्यूज पढ़ लेती हूँ, तो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स उनके सामने खोल दिया,
मैंने कहा आप में से इनमें से कितनी न्यूज आपने पढ़ी? बोला हमने तो एक भी नहीं पढ़ी। मैंने कहा यही तकलीफ है कि इंस्टाग्राम पे वो न्यूज चलती है जो बिकती है, जो थोड़ी सी येलो जर्नलिज्म, अगर आप शब्द समझते हैं, आप तो जानते ही होंगे, पीत पत्रकारिता वाली, जो थोड़ा सेंसेशनलिज्म है। तो वो और हो ये रहा है क्योंकि हम सोशल मीडिया में इतने एडिक्टेड हैं कि बाकी चीजें हम मिस करते जा रहे हैं। तो जो आदमी रीडिंग कर रहा है उसको तो हमेशा एज है, जो नॉन रीडर है उसकी एज अभी बहुत कम हो गई। फिर भी सारे ट्रेंड्स अगर रीडर थोड़ा बहुत बुक के बारे में जानकारी मिली, लेखक के बारे में उन्हें जानकारी मिली तो ठीक ही है ना। नहीं बुरा, मैं बुराई बिल्कुल भी आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे कतई नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं कई ऐसे मित्रों को मेरे जानता हूँ, विनोद कुमार शुक्ल भी हैं, तो वो भी रील सोशल मीडिया की वजह से। नहीं मैं बड़े लोगों की तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों की बात कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि कई बार वो किताबों के साथ फोटो बढ़िया डालता है, फिर मैं पूछता हूँ आपने किताब खोली? कहता नहीं वो अच्छी लग रही थी। तो मेरा ये कहना है कि वो ट्रेंड है। फिर भाई जैसे मार्क मैनसन की है सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ, बड़ी फेमस किताब है, अब कितने लोगों की मैंने उस पे देखी। मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड है, वो पहली दिन जब मैं उनसे मिला था उनके हाथ में वो किताब थी, मैंने उसी दिन पूछा आपने पढ़ी? बोला नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा लेके क्यों घूम रहे हो, नहीं पढ़ी तो। वैसे ही बहुत सारी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो उसको, इट इज नॉट अ शो पीस, मतलब आप शो पीस की तरह भी यूज करिए उसे, बहुत अच्छे फोटोज आते हैं, बट आप उसे पढ़ें भी। तो वो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड ज्यादा है, और मतलब ऐसा नहीं कि रीडर्स नहीं है, बट ट्रेंड ज्यादा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रभात पोद्दार, जिन्हें लोग भोपाल वर्ड्समिथ के नाम से भी जानते हैं। सर के साथ तमाम विषयों पर एक सार्थक चर्चा हुई। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।